हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्लास 10th में भी आप लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके होंगे, तो उस समय जो पढ़े होंगे थोड़ा सा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं इसमें क्या है, प्रूफ भी देंगे, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों को दिखाएंगे किस तरह से आया है। तो इससे पहले हम लोग भी जो है सो क्या है कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, तो उनका इस्तेमाल से हम यहाँ पे प्रूफ भी करने वाले हैं ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों में। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले क्या एक छोटा सा टर्म पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो है बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे शुरू में दिया रहता है। तो अभी करंट डेंसिटी का जो ज़रूरत ओम्स लॉ को समझने के लिए वेक्टर फॉर्म जब ओम्स लॉ को बताते हैं तो वहाँ पर करंट डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले करंट डेंसिटी देख लेते हैं, उसके बाद ओम्स लॉ को देखेंगे। तो छोटा सा टर्म है, देख लेते हैं करंट डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेक्टर जे से। तब ये जे वेक्टर जो क्या होता है, तो ये बिल्कुल करंट का ही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह से करंट का जो डायरेक्शन करंट का फॉलो का होता है और जो मैग्नीट्यूड करंट का होता है, उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं एरिया से। देखिए जे इक्वल टू क्या है कि आई डिवाइड बाय ए। तो हम लोग जानते हैं कि ये आई क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी। आई जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है। या कोई कहता है इसको टेंसर है, तो समझ लिए टेंसर ही है। जनरली हम लोग क्या करेंगे, स्केलर की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारा ये वेक्टर जे जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दिखाएंगे किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर किस तरह से दिखाएंगे, तो अब देख लीजिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं क्या है कि कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के थ्रू क्या है करंट फ्लो हो रही है आई। तो हम इसमें कहीं पे एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है और जिसका एरिया क्या है ए है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यही देख लीजिए कि क्रॉस सेक्शन का आगे जो जे इक्वल टू क्या हो गया है आई। आई जो फ्लो हो रही है वो, और डिवाइड बाई ये एरिया है। तो जे क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जे हो जाएगा इसका डायरेक्शन जो होगा वो करंट की डायरेक्शन में ही होगा। डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ आई। जो आई है उसे डायरेक्शन होगा। और ये ए क्या है, तो इसको भी देख लीजिए, आप जानते हैं एरिया। तो एरिया कैसे होना चाहिए, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू आई, परपेंडिकुलर टू आई। आप लोग एक टर्म और पढ़े थे कि एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस तरह से ये ए पे एरो दे देते हैं। तो एरो अगर एरिया वेक्टर से देखेंगे तो जे का जो डायरेक्शन होगा, तो ये एरिया वेक्टर का, ये एरिया वेक्टर जो होगा ये होना चाहिए शुड बी पैरेलल टू आई। ये जो डायरेक्शन करंट का है वो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का है। तो अगर इसी को मान के चलिए, ये तो सिंपल दिया हुआ था, अगर हमको थोड़ा इसी को टेढ़ा कर दे दिया जाए तो क्या होगा। तो मान के चलते हैं कि एक कंडक्टर ये दिया हुआ है, इससे करंट फ्लो। अब एरिया थोड़ा क्या है कि टेढ़ा दे दिया है। अगर मान चलिए एरिया इस तरह से हमको दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, मान लेते हैं कि ये बीच में ऐसे दिया हुआ है, ये एरिया थीटा डिग्री पे दिया हुआ है। मतलब ये एरिया जो है इस बार सीधा ना होकर के थोड़ा टेढ़ा दे दिया है। अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर मान के चलिए करंट इस तरफ फॉलो हो रहा है, तो जो डायरेक्शन करंट डेंसिटी का जे का होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा ही होने वाला है। अगर हम यहाँ से क्या है कि इसका एरिया दिया हुआ है ए, तो अगर हम यहाँ से जे निकालना चाहें, देख लीजिए अगर जे निकालना चाहें, जे क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई डिवाइड बाय क्या ले रहा है एरिया के साथ शुड भी परपेंडिकुलर टू आई। तो इसका परपेंडिकुलर एरिया क्या आएगा, इस ए को ऐसे घुमाएंगे, इसका कंपोनेंट ले लेंगे ए कॉस थीटा, क्या जाएगा ये ए कॉस थीटा आ जाएगा। अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर एरिया वेक्टर के टर्म में भी देखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे आएगा। ये थीटा है, तो ये मान करके चलिए यहाँ से जो आने वाला है
ये मान के चलिए ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर क्या आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर है। अगर एरिया वेक्टर में देखना जाए तो इसको अगर मान के चलिए ये एरिया वेक्टर ये हो गया जे का डायरेक्शन, क्या ये जे का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अगर बीच में इसका एंगल थीटा है तो यहाँ से हम अगर आई निकालना चाहे तो देख लीजिए आई इक्वल टू क्या जाएगा, जे ए कॉस थीटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये दिया हुआ जे और ए इस डायरेक्शन में है और इनके बीच का एंगल थीटा है तो इसको हम आई को इस तरह से भी तो निकाल सकते हैं, जे डॉट ए से। अगर आपको करंट निकालना है, करंट डेंसिटी और एरिया दिया गया है, तो क्या कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, ये सेम इसी की कंसेप्ट पे है, लिख लिए। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि देखिए इस तरह से एक कोई ट्यूब दिया हुआ है, ये एरिया और ये, इसको फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकेंड मान। इससे करंट क्या हो रहा है, I1 इंटर कर रहा है और इनसे करंट जो है I2 निकल रही है। तो इनका एरिया भी जो है सो मान लीजिए A1 दिया हुआ है और इसका एरिया क्या दिया हुआ है, A2। तो कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, करेक्ट। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में I1 इक्वल टू I2, बी में दिया हुआ है I1 ग्रेटर देन I2 और सी में दिया हुआ है I1 लेस देन I2। इसी तरह से देख लीजिए ABC, डी में दिया हुआ है J1 इक्वल टू J2, E J1 ग्रेटर देन J2। इसी तरह से F दिया हुआ है J1 लेस देन J2 और मान के चलिए कि G दिया हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप लोगों को पता होगा। अगर देखा जाए VD1 बराबर है यहाँ पे VD2, ये मान लीजिए H है, VD1 इज ग्रेटर देन VD2 और I में देख लीजिए कि VD1 लेस देन VD2। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसको चूज करना है। तो एक बार आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन, नो क्रॉस सेक्शन से करंट तो फॉलो सेम ही होता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम लिख सकते हैं, अगर सोल्यूशन लिखा जाए तो I1 जो होता है वो हमेशा I2, मतलब ये जितना करंट इन हुआ है उतना ही करंट आउट होगा। ऐसे मान लीजिए कंसिडर कर लीजिए कि अगर पाइप है, कोई एक पाइप का ज़्यादा बड़ा सा एरिया है, एक छोटा सा एरिया है, तो जितना पानी एक पाइप के एक एंड से इंटर करेगा उतना ही सेकेंड पाइप के एंड से रिलीज़ करेगा या लिव आउट होगा। तो इसी तरह से करंट भी है। करंट अगर क्या है कि इसका एरिया ज़्यादा दिया हुआ है तो करंट I1 अगर इंटर किया है तो इससे रिलीज जो होने वाला है वो I2 ही निकलेगा। तो I1 I2 दोनों बराबर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि J क्या होता है, J इक्वल टू I डिवाइड बाय A। अगर हमको J1 निकालना है इसके लिए तो देखिए J1 इक्वल टू I1 डिवाइड बाय A1 एंड देख लीजिए यहाँ से J2 निकालना है तो I2 डिवाइड बाय A2 आ जाएगा। अब देखने से लग रहा है कि क्या आपको कि एरिया A1 क्या है, ग्रेटर है, A1 इज
ग्रेटर देन A2, तो A1 ग्रेटर देन A2 है, तो यहाँ से एरिया वेक्टर देख लीजिए क्या है कि करंट डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आ जाएगा J1 लेस देन J2। तो पहला तो हो गया कि आपको I1 I2 दिया ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें F करेक्ट आ जाएगा। अब हमको देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखने के लिए कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि I इक्वल टू हम लोग क्या करते थे, VDENA, I इक्वल टू वीना, याद करवाए हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये I को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, I डिवाइड बाय A इक्वल टू VDEN। अगर टेम्परेचर मान लीजिए कांस्टेंट है तो ये टर्म दोनों कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ से देख लीजिए ये J है, तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD हो जाएगा। तो जो रिलेशन J में होगा वही VD में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन नंबर I करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि J और D दोनों सीधा रिलेशन में आ रहा है। कब, ये जब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो बदलने वाला नहीं है। और टेम्परेचर मान के चलिए सेम ही, अगर टेम्परेचर के बारे में जिक्र नहीं किया जाएगा तो हम लोग पूरे सिलेबस में टेम्परेचर को सेम या कांस्टेंट है कंसिडर करेंगे। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन भी था, आपको बता दिए हैं, किताब वगैरह में दिया रहता है। तो चलिए हम लोग अब क्या है ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं, तो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ओम्स लॉ देखते हैं क्या है, तो ओम्स लॉ हेडिंग लगाइए आप लोग भी साथ साथ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या है कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तभी उसको कंसिडर करते हैं। आप लोग क्या है कि क्लास 10th में देखे होंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं, तो पहले हम कहते हैं यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रेशर अगर चेंज होती है तब भी इफेक्ट कुछ न कुछ पड़ता है। प्रेशर तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे करा कि एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा, तब क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to current flowing through कंडक्टर। ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई टेम्परेचर क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर दिया हुआ है, तो उस समय जो इंड के क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो करंट फ्लो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम दिखा रहे हैं कि अगर मान के चलिए एक हमारा एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसके इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं क्या है, V। अगर इसको डेल्टा V मान लेते हैं, इसको डेल्टा V कर देते हैं, तो इससे करंट जो अगर मान के चलिए निकल रही है, ये करंट I है, तो ये डेल्टा V जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। यही है ओम्स लॉ। ये स्केलर फॉर्म है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो फॉर्म पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। अगर यहीं से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आप लोग डील किए होंगे कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए R इक्वल टू ये R I आ चुका है। ये ओम्स लॉ है, किसका, स्केलर फॉर्म है। तो यहाँ पे R क्या है कि एक कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है। और R के बारे में जो है सो हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या, इसके बारे में आप लोग जानते हैं पहले से भी, रेसिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर है। ये आर जो होता है कांस्टेंट होता है ओमिक कंडक्टर के लिए, कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। और ये लगभग हम लोग 95% या 99 ही समझ लीजिए कि 95% केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओमिक कंडक्टर, क्योंकि जनरली अपने सिलेबस में यहाँ की ज़्यादातर 95% में ओमिक कंडक्टर ही पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज़ यही ओम्स लॉ कह रहा है कि ये जो होता है कि करंट फ्लो जो होता है एंड ऑफ कंडक्टर के थ्रू, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है। और जैसे प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं यहाँ पे क्या है कि एक कांस्टेंट आता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर इसका ग्राफ भी दिखाएंगे तो देख लीजिए ग्राफ इस तरह से आने वाला है कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते हैं। इस पे अगर मान चलिए इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जा रही है और इस पे करंट है, तो ग्राफ जो होगा शुरू में मान के चलिए इतना यह है, ये आ जाएगा रेसिस्टेंस है। और इसका स्लोप देखें तो स्लोप क्या है कि इस टाइप के स्लोप अगर देखे होंगे तो ये कांस्टेंट होता है, और स्लोप जो हो जाएगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा स्लोप। यहाँ पे tan थीटा क्या है, r है, और r कांस्टेंट। तो स्लोप निकालने क्या करते थे कि जो कोऑर्डिनेट ये है तो इसको dy बाय dx करते थे। मान लीजिए डेल्टा v बाय आई इसको मान लिए हैं, तो डेल्टा v बाय आई जो आएगा यहाँ पे r है, और ये कांस्टेंट। यही ओम्स लॉ है। तो अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हम इसका प्रूफ देने वाले हैं। तो देखिए हम लोग ओम्स लॉ का प्रूफ देखने वाले हैं। तो देखिए ओम्स लॉ का क्या देख रहे हैं, प्रूफ। ये कैसे ये डेल्टा भी डायरेक्ट टू आई होता है। तो बेसिक चीज़ें मान के चलिए, आपको याद होगा v आई इक्वल टू, अभी भी बताए थे, आई इक्वल टू क्या होता है, बी डी ई एन ए, या इसी को आई इक्वल टू वी ना पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम आगे थोड़ा फॉरवर्ड करें तो ई को क्या लिख सकते हैं, ई वी डिवाइड बाय एम एल टाउ इंटू ई एन ए। यहाँ पे जानते होंगे कि वी डी जो होता है वो ई वी डिवाइड बाय एम एल इंटू टाउ। ये फर्स्ट लेक्चर में ही प्रूफ कर दिए थे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एन को आगे रखिए, एन ये एक ई और एक ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, टाउ को आगे बात करिए टाउ, और ए डिवाइड बाय एम एल इंटू वी को अलग कर लीजिए। तो यहाँ से क्या करते हैं हम v बाय आई कर देते हैं। तो इसको v बाय आई को इस तरफ ले आते हैं, देख लीजिए v बाय आई इक्वल टू ये इस तरफ आकर के ऊपर आ जाएगा, तो एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये सब डिफरेंट टर्म क्या है। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। ये वी डी जो होता है वो ई वी डिवाइड बाय एम एल इंटू टाउ है। इसमें एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट ही होता है। इसमें तो कोई टर्म बचा नहीं। और उसका एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ये भी कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ओम्स लॉ के रिगार्डिंग पहले ही कंडीशन लगा दिया है कि टेम्परेचर किस होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अब एन देख लेते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम।
और ये भी कांस्टेंट रहेगा कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद ई है, तो ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये कांस्टेंट तो रहता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम आप बताए थे कि अगर दो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर किससे कोलिजन करते हैं, कर्नल से, अगर दो कर्नल्स के बीच में जो कोलिजन के बाद टाइम बच जाता है, जैसे कि मान कर चलिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एक कर्नल से टकराया, फिर उसके बाद इससे टकराया, तो इसमें मान के जो टाइम बचता है, अगर इन दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और मान के फिर टकरा करके ये यहाँ आ चुका है, तो ये भी हो फिर मान के टकरा करके यहाँ गया है, तो इन सभी, इसको टाउ 1, इसको टाउ 2, इसको टाउ 3 मान लेते हैं। तो इन सभी का जब एवरेज निकालते हैं तो उसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप है उसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, आइए क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, यहाँ पे कर देते हैं कोलिजन, ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम गैप जो होता है। और ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद ए है, तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये भी कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टी। आप देखिए सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या है ये, V/I = आ गया है कांस्टेंट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही तो है स्केलर फॉर्म, क्या हो चुका है, प्रूव। बस छोटी सी बात थी, बस आपको क्या है इसी को ड्राइव कर करके हम लोग कर दिए, क्योंकि ये सारा टर्म को देख लिए। मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेंथ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट होगा कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो। और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। और ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्या है कि दो कोलिजन के बीच का टाइम गैप जो होता है उन सभी टाइम का एवरेज निकालते हैं, तो उनको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन होगा। अगर कोलिजन फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उनके बीच का टाइम गैप कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो जो है सो कोलिजन भी कंटिन्यूसली होती है, लेकिन उनके बीच का जो है एवरेज निकालते हैं वो कांस्टेंट रहता है। उसी तरह से ये क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो एरिया में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनको लिख लीजिए हम लोग, क्या है कि आप ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ये तो स्केलर फॉर्म था, ये क्या है, ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म है। ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप देखते हैं ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, तो हेडिंग लगाते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तभी हम लोग स्केलर फॉर्म में देखें तो क्या होता है, स्केलर फॉर्म में डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसी को प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो I इंटू, मान लीजिए ये R है,
अगर ये क्या है कि ये डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इनके जगह पे एक क्या वेक्टर क्वांटिटी ले आएंगे तो आ सकता है। देखिए ये क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर देखा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस तरह जो काम करता है वेक्टर फॉर्मेट में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको ई कर देंगे। और ये आई का एक वेक्टर फॉर्म जो आई की तरह ही बिहेव करे, अभी पढ़े हैं हम लोग क्या होता है वो करंट डेंसिटी, आज शुरू का क्लास में उसी को पढ़े हैं, तो इसको जे कहते हैं। और इनके जगह पे क्या है रेसिस्टिविटी आ जाएगा। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म इसी को कहते हैं, क्या है ये वेक्टर फॉर्म। या थोड़ा इसी को एक्सपेंड करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो अच्छी तरह से किताबों में दिया रहता है उस तरह से ले आते हैं। तो इस रो को इस तरफ डिवाइड कर देते, तो यहाँ देखिए जे इक्वल टू जो आ जाएगा 1/रो इंटू ई। और ये जे इक्वल टू ये रो को कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है। ये भी एक वेक्टर फॉर्मेट है, क्या है ये वेक्टर फॉर्म है। और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी होता है, ये एक कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। और ये सिग्मा होता है 1/रो, ये 1/रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, ये रेसिस्टिविटी का उल्टा हो गया है। अगर देखा जाए तो बस कुछ नहीं करना हमको, जब भी हमको स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में जाना है तो सीधा दिमाग लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। इनका वेक्टर फॉर्मेट क्या है, तो वेक्टर फॉर्मेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको ई कह देते हैं। और इनका वेक्टर फॉर्मेट आज पढ़े हैं, ये जे हो जाएगा, इसका जो है सो रेसिस्टेंस है रेसिस्टिविटी आ जाएगा। तो ये आराम से हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह भेजेंगे तो या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं जे इक्वल टू इनको 1/, तो ये सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा। तो स्केलर से वेक्टर पे तक पहुंचना बहुत ही आसान है। इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ देखने वाले हैं, तो प्रूफ जाने वाला हमारा ये जे इक्वल टू सिग्मा ई हम लोग कर देंगे। तो चलिए इसका प्रूफ देख रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार पहुँच करके, कर ली नोट डाउन। तो चलिए ये जनरली क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में आते ही रहता है कि प्रूफ करें कि वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म हो चाहे वेक्टर फॉर्म हो। जनरली ये क्या है कि एक्सपेरिमेंट से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन जब भी प्रूफ करने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या ऐसे ही करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे आई इक्वल टू वी ना से, VDENA। तो आई तो आई ही रहने दीजिए, VD को क्या लिख सकते हैं EV/ML इंटू टाउ, और ये ENA वैसे रहने दीजिए। अब VD कैसे लिखते थे EV/ML, ये पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा, देखिए n को आगे ले आते थे, NE² टाउ A डिवाइड बाय ML इंटू V। अब V को इस तरफ कर देते हैं तो V/I कर देंगे, तो V/I इक्वल टू जो होता है वो ये ML ऊपर जाएगा, NE² टाउ A। अब देखिए क्या है, इस L को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा V डिवाइड बाय L, और ये बचेगा क्या M डिवाइड बाय NE² टाउ। और इस I को इस तरफ कर देते हैं, इनको I/A कर देते हैं। तो देखिए ये V/L क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बताइए होगा आप लोगों को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इनको रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी जनरली क्या होता है कि रेसिस्टिविटी जो होता था वो M डिवाइड बाय NE² टाउ, ये रेसिस्टिविटी होती थी। तो इनकी जगह क्या जाएगा ये रेसिस्टिविटी रो इंटू ये जे। तो ये तो प्रूफ आ चुका है, अब इसको इस तरह भेज देते हैं, जे इक्वल टू 1/रो इंटू ए। अब 1/रो क्या होता है सिग्मा, और सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी। तो यहाँ से आ जाएगा जे इक्वल टू सिग्मा ए। ये भी प्रूफ हो चुका है वेक्टर फॉर्मेट में। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो अभी बता देते हैं कि कुछ कंडक्टर क्या होते हैं, ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उसको नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। तो वो कैसे कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग दीजिए नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो जनरली हम लोग ओम्स लॉ जो देखे हैं, तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, ओम्स लॉ में डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती थी। तो हम लोग कहते थे डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर, और इसका जब ग्राफ ट्रेस करते थे तो देखिए इस तरह से आता है, इस पे डेल्टा वी लिखते हैं और इस पे आई लिखते थे। इस तरफ करंट और इस तरफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनका ग्राफ तो क्या इस तरह से सीधा आता है और इसका स्लोप भी कांस्टेंट होता है। और ये अगर देखा जाए, ये टेन थीटा जो होती थी वो आर, और आर क्या है, ये एक कांस्टेंट होती थी। लेकिन जब हायर करंट फ्लो होती है, अगर मान के चलिए अगर किसी कंडक्टर के थ्रू क्या है कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, अगर इस पर डेल्टा भी कर दिया जाए और आई कर दिया जाए, तो जनरली शुरू तक तो सही फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही हायर टेम्परेचर जाता है ये करंट इस तरह से चले जाता है। क्या ओम्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसको ए में देख लेते हैं। करंट हायर करंट डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। अगर एक देखा जाए तो जनरली डायोड पढ़ेंगे, अगर सेमीकंडक्टर में टर्म आने वाला है डायोड, तो डायोड में जनरली देखा जाए तो वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर मान चलिए यहाँ पे बना दिए, इस पर जनरली इस पर करंट होता है और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक होता है बायस्ड कंडीशन। तो बायस्ड कंडीशन अगर मान के चलिए करंट को पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो शुरुआत में करंट कुछ नहीं होता है, जीरो, फिर उसके बाद क्या है करंट बढ़ करके इस तरह चला जाता है। इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इस तरफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, करंट शुरुआत में कुछ नहीं होता लेकिन फिर ऊपर चले जाता है। तो ये भी नॉन ओमिक का एग्जांपल है। अगर इसमें देखा जाए तो फॉरवर्ड में ये मिली एम्पियर में होता है करंट। अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल भी रोल प्ले करता है, नेगेटिव पोटेंशियल होती है तो उस समय भी क्या है करंट रिवर्स में आना स्टार्ट होता है, तो इसको कहते हैं रिवर्स बायस्ड। देखिए यहाँ पे रिवर्स बायस्ड। ये सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ाएंगे तो घबराने की कोई बात नहीं। ये क्या आ जाएगा, सेमी कंडक्टर में आएगा। सेमी कंडक्टर के अंदर ये चैप्टर फिर से आने वाला है। तो देखिए ये एक रिवर्स करंट जो होता है जनरली इस तरह से आएगा, और ये करंट जो होता है जनरली माइक्रो एम्पियर। अगर कुछ गैस का भी देखा जाए, गैसेस करंट जो होते हैं वो भी ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। तो इसको दिखा देते हैं यहाँ पे। अगर इसको मान लीजिए बी हो गया और ये सी, तो यहाँ पे भी क्या है आर होता है, इसमें क्या है कि ये डेल्टा भी है। अगर देखा जाए तो इसका रेसिस्टेंस का इसका जो स्लोप बचेगा 1/r आ जाएगा। तो ये भी शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में तो इस तरह डिक्रीज करते करते फिर क्या है कि इसमें ऐसे आ जाता है। तो इसका रेसिस्टेंस देखते हैं तो गैसेस में नेगेटिव आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, उसके बाद क्या है नेगेटिव है। यहाँ पे गैसियस करेंट, यहाँ पे हो सकता है रेसिस्टेंस में भी नेगेटिव। तो गैसेस करंट में रेसिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इसका स्लोप देखा जाए तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस का डेल्टा वी बाई ये क्या हो जाएगा आई बाय डेल्टा वी, और इसको हम 1/r भी कर सकते हैं। तो स्लोप 1/r नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली r ही नेगेटिव होगा। तो आज के लिए बस इतना, इसे रहने दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।